नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक यानी कि 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शेयर बाजार कैसा रहेगा। अगर हम पिछले वीक को थोड़ा सा देखें तो पिछले वीक आपने देखा लगभग 4 दिन एक बार लगातार कंटिन्यूअस मंदी रही, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी तेजी आई। और फ्राइडे को विशेषकर अगर हम देखें, जो आरबीआई से उम्मीद की जा रही थी कि भाई रेपो रेट में कटौती नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे भी उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करी, जिससे मार्केट को थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। क्योंकि यही उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े अच्छे थे, इन्फ्लेशन का भी डेटा अच्छा आ रहा था, तो ये था कि भाई आरबीआई अब शायद इसमें कोई कट नहीं करेगा, होल्ड कर सकता है और नेक्स्ट उसमें देखा जाएगा। लेकिन पॉजिटिव रहा मार्केट के ऊपर असर। और आने वाले वीक में इसका असर कैसा रहेगा, क्या कंज्यूम कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है सारा का सारा जो आरबीआई की न्यूज है, या इसके आगे भी हमें कुछ देखने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो पुतिन अभी जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आए थे, तो उनकी यात्रा का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क देखने को पड़ सकता है और उसका शेयर बाजार पे क्या असर पड़ेगा, यह भी हम सुभाष जी से समझेंगे। और साथ के साथ जो यूएस के साथ में चल रहा है और उधर साथ के साथ जो एक यूरोपियन यूनियन है, वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इंपोर्ट यानी कि इंडिया से इंपोर्ट के लिए थोड़ा सा शायद सख्ती करने के मूड में दिखाई दे रहा है, उस पर रोकथाम लगाना चाहता है, क्योंकि वो अपने किसानों को तवज्जो देना चाहता है। तो इन सब सारी समस्याओं का या सारी जो मार्केट में न्यूज चल रही हैं, उनका शेयर बाजार पे किस तरह का असर आएगा, ये हम सुभाष जी से समझते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नरविंदर जी, सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। तो सुभाष जी, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं आपसे, जो लास्ट वीक का मार्केट गया, एक तो 4 दिन हमने देखा था लगातार मंदी रही, मार्केट में गिरावट रही, लेकिन फिर उसके बाद हम उसमें थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिली। एक तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए, क्या रहा, क्या घटनाएं जो घटी जिसकी वजह से हम मंदी देख रहे हैं। दूसरा यह भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रुपया जो है 90 के पार पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले में, तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर और इसका शेयर बाजार पे क्या असर पड़ रहा है और आगामी क्या असर और पड़ सकता है। देखो रविंदर जी, पिछले वीक एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ आरबीआई का। उससे पहले मार्केट नीचे जा रहा था, क्योंकि लग रहा था कि जीडीपी के आंकड़े बहुत बढ़िया आए हैं 8.2%, और पूरे हाफ का 6 महीने का देखें तो 8% जीडीपी ग्रोथ थी। तो आंकड़े बहुत बढ़िया थे, तो इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस 50-50 हो गए थे। लेकिन आरबीआई ने 25% कट कर दिया। और इसके अलावा लिक्विडिटी की सपोर्ट जो थी वो भी प्रोवाइड करी, तो लिक्विडिटी भी टाइटनेस थी, है नहीं, क्योंकि आरबीआई जो करेंसी के अंदर थोड़ा प्ले कर रहे थे, उसकी वजह से भी वो टाइटनेस थी। एफपीआई की सेलिंग जारी थी, तो डॉलर जा रहा था इंडिया से बाहर, उसकी वजह से भी टाइटनेस थी। जो स्टार्टअप में पैसा लगाया है और जिनके इशू आ रहे थे, वो अपने शेयर बेच के और बाहर जा रहे थे, तो इसकी वजह से हमारा जो डॉलर है उस पर प्रेशर था। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बढ़ गया था अक्टूबर में भी और पहले भी, और यूएस की वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा था। हालांकि कंपनसेटरी हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब इसकी वजह से भी ये एक डॉलर पे प्रेशर था। और एक एलोकेशन होता है ग्लोबल इक्विटी का, वो एलोकेशन जो एआई फोकस कंट्री है, लाइक चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तो एलोकेशन वहाँ ज़्यादा जा रहा था, इंडिया में नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से भी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी। तो ये सारे फैक्टर्स थे। और फ्राइडे को मार्केट तेज हुआ था, फिर भी हमारा जो 26,326 ऑल टाइम हाई बनाया था उसको क्लोज नहीं कर पाया। ये क्लोज कर पाया 26,186, है ना। और इसी प्रकार बैंक निफ्टी भी क्लोज कर पाए 59,777, 59,777। तो मतलब ये प्रेशर था। मतलब अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी, तो ये प्रेशर था। अब इसमें सुभाष जी ये देखिए कि मान लीजिए 26,326 का जो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, तो ये जो थर्ड क्वार्टर चल रहा है, तो ये थर्ड क्वार्टर में क्या लगता है कि कोई और नया हाई बनाएगा? क्योंकि आपने 26,650 तक की रेंज दी थी, मुझे याद है लास्ट वीक आपने।
तो क्या आपको लगता है वो 26,650 जा सकता है? देखो, ऐसा है, बिल्कुल जा सकता है। मैंने तो इस वीक की भी जो है वो 26,650 हाईएस्ट दे रहा हूँ, है नहीं? ओके। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट इसमें में तो इसमें सुभाष जी जो क्या की पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये भी 26,650 तक जा सकता है या हाई बना सकता है, नया हाई बना सकता है? क्या की पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं? देखिए, जो पीछे रिफॉर्म्स हुए हैं, इंक्लूडिंग लेबर कोड का भी रिफॉर्म्स हुआ है, पीछे एक्साइज का भी रेट कट का भी रिफॉर्म्स हुआ है, जीडीपी ने भी 8.2% सेकेंड क्वार्टर में किया, जीडीपी ग्रोथ आई है नहीं? तो जी। फैक्ट्रियों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है, तो चीज़ें बेटर हो रही है। तो और पॉजिटिव सेंटीमेंट है नहीं? हमारा जो एसआईपी के अंदर म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूसली पैसा बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड की बाइंग बढ़ती जा रही है, डोमेस्टिक जैसे इंस्टीट्यूशंस का फिगर है। तो ये और ये इंटरेस्ट रेट भी कम होने से इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना है। रियल एस्टेट सेक्टर बेटर हो गया है, आईटी सेक्टर बेटर हो गया है, ऑटो सेक्टर बेटर हो गया है, एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, सर्विस सेक्टर की भी बेटर है। तो मतलब ये सब चीजें पॉजिटिव साइड की तरफ है। और ग्लोबल क्यूज में भी आप देखें, है नहीं, तो जैसे यूएस का मार्केट बढ़ रहा है, जी। हमें 10 दिसंबर को उनकी बैठक होनी है फेड फेड की। की, उसमें 25 पैसा कट होने के 87% चांसेस हैं, ओके। 87 से 88%। तो दैट मीन्स हम्म। ऑलमोस्ट सर्टेन है कि 25 पैसा कट होगा। वहाँ इंटरेस्ट हम्म। रेट कम होता है, तो हमारे यहाँ सभी अमर्जिंग कंट्रीज में और सब में इंटरेस्ट रेट जो हमने कम किया है, फर्दर हमारा फरवरी के अंदर जो मीटिंग होगी उसमें भी चांसेस बन जाते हैं। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने, संजय मल्होत्रा जी ने, कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि फरवरी के अंदर हम रेट कट करेंगे। और उन्होंने भी जो बोला है कि इंडिया का जीडीपी 7.3% ग्रोथ होने की संभावना है, पहले 6.8% दिया था। इन्फ्लेशन जी। 2.60 था, वो 2% के लिए बोल दिया, वो डाउन किया है। ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी के जी। अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ग्लोबल क्यूज बेटर है नहीं? और आरबीआई का माहौल बेटर है, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर इकोनॉमी के हिसाब से बेटर हैं। तो मैं समझता हूं इकोनॉमी शुड डू प्रोग्रेस। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब सुभाष जी एक चीज और जो भी जो जीडीपी का जो डेटा आया 8.2 का, इसको आपने देखा ही बड़ा कंट्रोवर्सी रहा है इसमें कि भाई ये इतना रियल नहीं है। इसमें बड़े कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स है उसका डेटा सही से इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। आईएमएफ ने भी इसको सी ग्रेड में रखा है। तो उसका, इन सब चीजों का भी क्या हमारी शेयर बाजार पे कोई इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं? देखो, डाटा क्वालिटेटिव नहीं था, क्योंकि 2011-12 का हमने बेस लिया था। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर इसने निर्मला मैडम ने सीतारमण ने। कहा है कि भाई मैं इसको 22-23 कर दूंगी। तो जी। बाकी कोई वैसे सारे डाटा में बी ग्रेड मिला है, तो इसमें ही सिर्फ एक बेस ईयर की वजह से सी ग्रेड दिया था आईएमएफ ने। तो मेरे ख्याल कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई डाटा में कोई गलती नहीं है। हमारी जीडीपी सही प्रोग्रेस कर रही है, कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक जी। उंगली उठाने वाली बात है, एक स्पोर्ट उठाने वाली बात है, कोई वो ओके। नहीं है। राइट। अब सुभाष जी जिस तरह से आरबीआई ने, जो हम लोगों ने लास्ट में भी बात करी थी, आपने कहा था कि भाई जो डेटा इतना अच्छा आया, जीडीपी के नंबर्स इतने आए हैं, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया है, तो आरबीआई शायद हो सकता है कि होल्ड करे और रेट कट ना करे। संभावनाएं कम दे रही दिख रही, लेकिन उसके बावजूद भी रेट कट कर दिया, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन आई थिंक सभी की थी, मैक्सिमम लोगों की थी कि भी आरबीआई अब ऐसी सिचुएशन में तो कोई बनता नहीं कट करने का। तो लेकिन जो आरबीआई ने अभी रेपो रेट कम किया है, कट किया है 25 बेसिस पॉइंट का एक, और दूसरा जो 1,45,000 करोड़ का इन्फ्यूजन की बात उसने करी है लिक्विडिटी बढ़ाने की, तो इससे बाजार में किस तरह का असर और किस तरह का इंपैक्ट हम और देखेंगे? और ये क्या जो फ्राइडे को जो बढ़त आई है, वो बढ़त क्या आगे जारी रहेगी? देखो रविंदर जी, ऐसा है, लिक्विडिटी से मतलब क्या है, पहले तो ये समझो आप,
जी, बैंकों के अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो जाएगी। लिक्विडिटी ठीक है। टाइटनेस कैसी थी? क्योंकि ये 30 बिलियन यूएस डॉलर हमारा चला गया था टू मेंटेन करेंसी डेप्रिसिएशन, है नहीं? जी, और तो अब ये गवर्नमेंट कह रही है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू बॉन्ड परचेज करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि पैसा सिस्टम में बैंकों के पास आ जाएगा। तो 1 लाख करोड़ दिसंबर में, और ये जो डॉलर और रुपी का जो स्वैप है उस 5 बिलियन यूएस डॉलर तक, तो दैट मीन्स 45,000 करोड़ रुपए, ये भी सिस्टम हुँ, में लिक्विडिटी को एनहांस करेगा। जब लिक्विडिटी ओके, एनहांस होती है तो क्रेडिट ज्यादा बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, वो ट्रांसमिशन जो नहीं हो पाता था वो ट्रांसमिशन इंटरेस्ट रेट घटाने में हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, आप रेपो रेट घट गया लेकिन बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं घटा रहे, क्योंकि उनके पास टाइट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है क्रेडिट करने का। तो जब वो पैसा का सिस्टम साथ साथ रहेगा तो वो ट्रांसमिशन होगा। तो इसका मतलब जब सस्ता पैसा होगा तो इंडस्ट्री के अंदर वो सपोर्ट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ेगी, फाइनेंस सेक्टर बढ़ेगा, सारा इकोसिस्टम बेटर होगा। तो इस वजह से हुँ। ग्रोथ आएगी और हमारा मार्केट, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। अब सुभाष जी, जिस तरह से अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन आए थे यहाँ पे, तो उनके आने पे क्या-क्या भारत की इकोनॉमी के फ़ेवर में चीज़ें हुई हैं और उनका आने वाले समय में क्या प्रभाव हम देख सकते हैं? देखो, जब पुतिन आया था हम सोच रहे थे ये S-400, 500 इसका या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इस तरह की चीज़ों पर बातचीत होगी। ऐसा कुछ इतना नहीं हुआ, लेकिन एश्योरेंसेस पूरे मिले हैं कि भई हमने भी मैसेज ये दिया है कि भी हम ये नहीं है तुम्हारे से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, ये इतने मिसाइल्स खरीद ली, इतने ये है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो। तो वो मना भी नहीं कर रहे, और थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को डिसीजन लेने में, तो वो टेक्नोलॉजी वगैरह का बातचीत होगी। और जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि 1 महीने का वीजा फ्री है, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, हमारी बॉन्डिंग 1 टू 1 लेवल बॉन्डिंग बढ़ेगी। कई दिशा में हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो एग्रीमेंट्स उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मतलब कहने का मतलब और कोई नेगेटिव मैसेज कहीं नहीं गया, क्योंकि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे तो थोड़ा यूएस को प्रॉब्लम आएगी। तो उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम हमारी तरफ से रसिया की कि फ्री फ्लो है, जब मर्जी ऑयल लो, गैस लो, कोल लो। तो उनकी तरफ से ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है रसिया की तरफ से। तो इंडिया ने एक क्वेश्चन के ऊपर कि भी यूक्रेन और रसिया की तरफ से इनका वार चल रहा है तो आप किसको सपोर्ट करोगे? तो हुँ, मोदी जी ने बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से कहा हम पीस को सपोर्ट करेंगे। हम हुँ, और उन्होंने भी ये कहा है सबका साथ सबका विकास, ग्रो टुगेदर एंड ग्रो डेवलपमेंट। तो हुँ, कहने का मतलब है हमारा 100 बिलियन यूएस डॉलर का आपस का ट्रेड होगा 2030 तक, टारगेट बना है। अभी 66 बिलियन यूएस डॉलर का हो रहा है। इंडियन रूपी में काम होगा, ये भी एक एक्सेप्टेंस बनी हुई है। और बहुत सारे एग्रीमेंट्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस पर होंगे, ये भी एग्रीमेंट है। अभी हमारे मिसाइल्स वगैरह जो दो S-400 है, ये कुछ पेंडिंग है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, वो भी फास्टर हो जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और दोनों की स्पिरिट, ये इस पर काम हुआ है असली चीज में, और वो बहुत असली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की मैं आपसे रेंज लूँ, लेकिन उससे पहले एक ये बताइए मेरे को कि जो लास्ट वीक जिस तरह से जब रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, तो उससे आईटी सेक्टर के शेयरों में काफ़ी उछाल देखने को मिला। तो क्या लंबे समय के लिए आईटी सेक्टर्स में उछाल के हमें और देखने को मिलेगा, उसमें और मजबूती दिखाई देगी? या आने वाले समय में रुपये को कंट्रोल किया जा पाएगा? देखो आईटी सेक्टर में उछाल जो आया है इसके पीछे दो कारण है। जी, एक तो ये बहुत ही नीचे आ गया था, टॉप से 18-19% तक नीचे आ गया था, जो अब 4-5% जी, 6% बढ़ा है। तो जी। कहने का मतलब है कि एक तो ये वैल्यू बाइंग बन रही थी कि भाई इतना नीचे आ हुँ, गया है कि इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, तो सपोर्ट आना था।
दूसरी बात कि आईटी सेक्टर में देखिए एआई का तो अभी इतना रोल हम इंडिया नहीं प्ले कर पा रहा है इतना, लेकिन अभी डेटा सेंटर पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्लाउड के ऊपर। तो ये टीसीएस है और ये जो कंपनियां हैं ये इनका झुकाव है अब एआई के ऊपर भी, तो उससे थोड़ा जी इंडिकेशन है कि भाई। और फिर बाहर का टाई अप है ओपन एआई, है नहीं, तो इससे फर्क पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रोंग है सेक्टर, आईटी सेक्टर वो अभी थोड़ा स्ट्रोंग रहेगा। थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, आईटी सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा। अब रुपये में काबू करने के लिए, इसकी गिरावट को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है और क्या उपाय किए जाने चाहिए जिसमें ये रुकावट थमे? देखो, पहले तो कारण जान लो कि भाई जी रुपये डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर तक रुपया जो है 86, 87, 85 तक भी जा सकता है नहीं, जी, स्ट्रोंग हो मतलब सकता कम है हो काफी। सकता है, मजबूत हाँ, मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो सकता है। तो जी इसके पीछे इसके पीछे मेरे जो कारण है, जी। एक तो इंडियन इकोनॉमी स्ट्रोंग हो रही है और एफपीआई की हम्म। बाइंग स्टार्ट हो सकती है, सेलिंग रुक सकती है। एक तो ये ओके। कारण है। दूसरा, अमर्जिंग एमएससीआई का इंडेक्स में वेटेज बढ़ रही है, ओके। एक ये कारण है। तो उसकी वजह से इंडिया उनकी बाइंग रहेगी, है ना। अ, तीसरा कारण आप कह सकते हो कि जो ये जो डॉलर का जो है मूवमेंट जो आउट होने का कारण है, वो कारण खत्म हो रहे हैं, जो मतलब हमें वीक कर रहा है बार बार में, है नहीं। तो जैसे मैंने दो तीन कारण बताए थे। एफपीआई की सेलिंग कंटिन्यूस थी। एफपीआई की सेलिंग जब हमारा मार्केट में हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा सपोर्ट बढ़ रहा है नहीं, और इकोनॉमी बेटर कर रही है, मिड कैप और स्मॉल कैप काफी डाउन हुए हैं इस पीरियड में, इसमें से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है नेक्स्ट आने वाले। तो ये जो जिन सेक्टर में सेलिंग है उन सेक्टर में बाइंग आ सकती है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत करेक्ट हो गई है। ओके। तो इसकी वजह से जो एफपीआई की सेलिंग है वो रुक जाएगी, है नहीं। और जो तो इस कारण से फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी के बेटरमेंट की वजह से ये फर्क पड़ जाएगा। इकोनॉमी की बेटरमेंट की वजह से ये फर्क हमें देखने को मिलेगा। अब सुभाष जी, अगर हम जो दर्शक आपके लिए इंतजार करते हैं कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी की सुभाष जी क्या रेंज देंगे, तो रेंज भी बता दीजिए, फिर उसके बाद गोल्ड और क्रूड ऑयल के ऊपर भी बात कर लेंगे थोड़ा। देखिए 25,850 से 26,650 का रेंज रहना चाहिए नेक्स्ट वीक। 25,850 से 26,650। 650। ये तो आपने रेंज बता दी इसकी निफ्टी की, कि भाई हाँ जी, 25,850 से लेकर 26,650, ठीक है ना। करेक्ट। और और बैंक बैंक निफ्टी की निफ्टी रहना चाहिए 59,000 और 60,800। 59,000 से 60,800। हाँ जी, 1800 पॉइंट है ना। 1800 की, और जी, वो तो 800 यानी कि का निफ्टी पॉइंट। निफ्टी की रेंज आपने दे दी 25,850 से लेकर 26,650, 800 पॉइंट की। हाँ जी, और बैंक निफ्टी की आपने दे दी 59,000 से लेकर 60,800 की। तो ये तो हाँ हो गई नेक्स्ट वीक की रेंज। लेकिन जब हम नेक्स्ट वीक की रेंज बताते हैं या कोई भी रेंज देते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आपको क्या खरीदना है और क्या बेचना है, क्योंकि ये बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हाँ जी, अब सुभाष जी, आप दूसरी बात हम देखें, अगर लास्ट वीक देखें, क्रूड ऑयल में भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। तो क्रूड ऑयल में जो तेजी आई, वो क्या रूस का इंडिया आने की वजह से तेजी आई या कोई और कारण रहा? देखिए थोड़ी बहुत तेजी रही है, क्योंकि क्रूड यूएसडी 60.14 है और ब्रेंट 63.76 है। तो हल्की हम्म। छोटी मोटी तेजी है। वो यही है कि अभी रसिया का फ्री नहीं है, रसिया का ऑयल, तो ये कारण बना हुआ है। और बाकी आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया था, एक रिपोर्ट है कि 30 बिलियन यूएस डॉलर तक भी आ सकती है 3-4 साल हम्म। के अंदर क्रूड के प्राइसेस। हम्म। बहुत ज्यादा उम्मीद गिर नहीं है सकते कि हैं। बढ़ेंगे।
तो ये जो और गिरावट भाई साहब आने की जो उम्मीद है, ये क्या इसमें जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो भी शामिल हैं, और जिस तरह से इंडिया इथेनॉल भी मिक्स कर रहा है पेट्रोल में, ये सब कारण है या इसके अलावा कुछ और कारण है जिसकी वजह से गिरावट ये बड़ी देखने को मिलेगी? नहीं, गिरावट जो बड़ी देखने को मिलेगी उसका तो एक ही कारण है, एक दो कारण है कि एक तो डिस्कवरीज हो रही है, जैसे हर कंट्री के अंदर हो रही है, ऑयल के सोर्सेज पता लग रहे हैं। तो सुभाष जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमेशा की तरह लगातार इस चर्चा को जारी रखे हुए हैं, और जो दर्शक आपका इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उनको आप कभी निराश नहीं करते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज आप हमेशा देते रहते हैं, और साथ के साथ पूरा मार्केट का सिनारियो आप समझाते रहते हैं कि भाई शेयर मार्केट किस तरह से चल रहा है और क्या उठक पटक हो रही है और क्या आगे हो सकती है, और इस उठक पटक के पीछे में क्या कारण है ये बताते रहते हैं। जो मैं समझता हूँ, जो नए फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक अच्छी अवेयरनेस मिल जाती है, अच्छा ज्ञान मिल जाता है, और ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने का कार्यक्रम है। किसी भी तरह की शेयर परचेज, निवेश या ट्रेड के लिए हम कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं इस चैनल के माध्यम से, और ना सुभाष जी ऐसा कोई आपसे दावा करते हैं। तो कृपया करके जब भी कोई आप खरीद या बेच करें, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि जब आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो उस समय मार्केट का सिनारियो कुछ भी हो सकता है। सुभाष जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.5% बढ़ा था, आपने पूछा था, और निफ्टी हाँ जी, हाँ मेटल एंड जी। ऑटो इंडिसेज 0.5% बढ़ा था। और जी, जो सेक्टर डाउन रहे थे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस, मीडिया, कैपिटल मार्केट, ये 2% जी, घटे थे। पीएसयू बैंक, हेल्थ केयर, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, ये 1 से 1.5% घटे थे। तो ये सेक्टर जी, घटने वाले थे, और मैंने बढ़ने वाले सेक्टर भी बता दिए हैं। तो अपना जी। ये यही रिक्वेस्ट है, सब लोग, मैं सेक्टर वाइज बता रहा हूँ, आप अपना देख के उसके हिसाब से ही देख के काम करें। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं भूल गया था सेक्टर्स पूछने सुभाष जी से, और सुभाष जी ने अपनी तैयारी पूरी रखी थी, तो बता दिया कि भाई ये सेक्टर क्यों है। तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं आप तक पूरा ज्ञान पहुँचता रहे। और अभी तक बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी एक बार। स्मॉल कैप जो है और मिड कैप दोनों घटे रहे, और लार्ज कैप थोड़ा जी, बढ़ा था। तो हाँ, ये है कि अभी थोड़ा सा ये करेक्शन होने के बाद ये मिड कैप और स्मॉल कैप में जो अच्छी कंपनियां हैं, उनके अंदर वर्थ बाइंग बन सकता है। बन मतलब सकती ये है। वो आप इस में मेरे ख्याल यहाँ पे वैल्यू बाइंग बनती है उनमें, तो वो दिमाग लगा जी, के अच्छे जो कंपनियां हैं उनमें आप देख सकते हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी। नमस्ते। धन्यवाद।